वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आज आपका फर्स्ट टेस्ट था। 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए थे, है ना। और ओडियम जीटीसी के जॉइंट वेंचर में जो इस टेस्ट सीरीज में हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए थे, आइए चलते हैं उसके पहले क्वेश्चन की तरफ। और डिटेल्ड आंसर्स हैं, तो इसीलिए कुछ और भी जानने का मौका मिलेगा। जरूर देखना पूरा वीडियो, और वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले देखो, विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि यहाँ पर पौंडीचेरी को जो है सेंटर में लेते हुए, जो है अभी पुदुचेरी बोला जाता है पौंडीचेरी को, तो उसको लेके हुए क्वेश्चंस पूछे गए। द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वाज द पोर्तुगीज। तो देखिए, मैं अभी तक इस स्टेटमेंट को लेकर इतना आगे नहीं बढ़ता हूँ, पहले पूरे स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वाज द फ्रेंच एंड द थर्ड इज इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। मुझे अगर ये पता है कि तीसरा जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं कर्नाटिक वॉर, और कर्नाटिक वॉर में मैंने अच्छी तरह नोट्स में भी डाला था और आपको बताया भी था कि पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया था। फ्रेंच बहुत वीक हो चुके थे वाडिवश के बैटल के बाद। उसके बाद उन्हें ट्रीटी ऑफ पेरिस करना पड़ा 1763 में। तो इसीलिए जो है इंग्लिश ने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था। तो कभी भी नहीं किया, नेवर। तो इस तरह से थ्री गलत हो जाता है। थ्री गलत होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ चलिए। तीनों गलत है, केवल बचा क्या है? ऑप्शन वन। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखा आपने यूपीएससी में कई बार क्या होता है, यदि मुझे एक स्टेटमेंट पता है तो पूरा क्वेश्चन जो है उससे मुझे इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में भले ही इतने नॉलेज ना हो, लेकिन मैं पूरे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता हूँ। यही यूपीएससी का मैजिक है कि यदि आप बिल्कुल सही, यानी कि बिल्कुल सटीक आप पढ़ते हैं, आप बिल्कुल जो है इस तरीके से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पढ़ते हैं कि आपको घटनाएं पता है, आप अंडरस्टैंडिंग उनकी रखते हैं, तो इजीली क्वेश्चंस को जो है आप सोल्व कर सकते हैं। आइए पौंडीचेरी के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें आंसर जो इन्होंने दिया है, स्टेटमेंट वन करेक्ट है। टू करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यूरोपियन पावर जिन्होंने पोर्तुगीज से इसको जो है ऑक्यूपाई कर लिया था वो थी डच, जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि डच जो है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, इसलिए स्टेटमेंट टू करेक्ट नहीं है। चलो, ये जो नॉलेज आज आपको मिल चुकी है, आपके नोट्स में नहीं थी। दूसरा, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप अ ट्रेडिंग सेंटर इन पौंडीचेरी इन 1664। तो 74, तो ये भी पता लग गया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी में 1674 में अपना जो है सेटअप किया था, और एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेंटर सेटलमेंट बन चुका था ये, जो बाद में लेटर ऑन फ्रेंच के लिए। तो ये भी आपको पता लग गया, बहुत ही मुख्य सेंटर बन चुका था। बट द फ्रेंच कंटिन्यूसली फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द डच एंड इंग्लिश। लेकिन जो फ्रेंच थे उन्हें बार बार डच और इंग्लिश की तरफ से इसको जो है बहुत ज्यादा इस प्रोमिनेंट जो सेटलमेंट था इसमें बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट इनके हुए हैं, तो ये याद रखना। तो और उसके अलावा 1693 में पौंडीचेरी वाज अगेन कैप्चर्ड बाय डच एज द फ्रेंच गवर्नर फ्रांकोइस मार्टिन सरेंडर द डच गवर्नर। तो इसलिए याद रखो कि एक बार फिर वापस से डच ने छीन लिया था, लेकिन बाद में वापस से फ्रेंच ने इसको रिगेन कर लिया इन 1699 में लेटर ऑन। तो ये याद रखिए, यानी कि पहले फ्रेंच, पहले पोर्तुगीज, पोर्तुगीज के बाद डच, डच के बाद फिर फ्रेंच, फ्रेंच के बाद फिर डच, फिर वापस से फ्रेंच, और इसके बाद फिर इंग्लिश। तो इस तरीके से बार बार इस पौंडीचेरी पे अटैक हुए हैं। और ट्रीटी ऑफ पेरिस में मैंने आपको बताया था किस तरह ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद जो है ब्रिटिश ने कब्जा जमाए रखा, लेकिन अल्टीमेटली फ्रेंच जो है उन्होंने बाद में इसमें रूल कर लिया था इस टेरिटरी पे। और इंडियन गवर्नमेंट को भी 1954 में इसको सौंपा था, लेकिन कुछ ट्रीटी अफेक्ट कर गई थी ड्यू जीरो ट्रांसफर ऑफ पौंडीचेरी से। फाइनली इंडिया को जो रेटिफाइड हुआ वो 1962 में इंडिया को जो है पौंडीचेरी मिलता है। तो ये याद रखना, पौंडीचेरी इंडिया को कब मिलता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, और इस तरह से पौंडीचेरी के बारे में बहुत कुछ जानने को आपको मिला। तो जिसने फर्स्ट तरीके से किया होगा केवल थर्ड स्टेटमेंट को देख के, तो बहुत बहुत बधाई हो, आप ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीख रहे हैं, जो प्रीलिम्स के लिए आना चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बिगेस्ट पावर ऑफ योर क्वेश्चन सॉल्विंग। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में सीख जाते हैं, तो ये मान के चलो कि आप यूपीएससी के पेपर को क्रैक इजीली कर सकते हैं। प्रीलिम्स को उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बस गलत क्या है उसको छांटना है, सही क्या क्या है ये ज्यादा पता ना हो, लेकिन बस ये पता लग जाए कि ये चीज गलत है, तो आप इजीली आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटल द फर्स्ट फैक्ट्री। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, जहांगीर ने मैंने आपको बताया था जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही हलवा क्वेश्चन। स्टीफन हॉकिंस, फिर उसके बाद जो है सर थॉमस रो, इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इतना सिंपल क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं यूपीएससी में, तो ये इसलिए आते हैं ताकि आपके थोड़े नंबर तो आए। ठीक है, तो इसीलिए जो है ध्यान देना इन क्वेश्चंस पर। आगे देखते हैं। Which of the following was the first fort constructed by the British in India? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में है, वो सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया था। फोर्ट विलियम आपका कलकत्ता में है, बंगाल में। सेंट डेविड आपका कुडलोर नाम की एक जगह पड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखना, कुडलोर नाम की एक जगह है।
ये वहां है, ठीक है। और सेंट एंजेलो ये कन्नौर जो केरल में पड़ता है, कन्नौर वहां पर है ये, ठीक है। तो इन सब के बारे में एक लेक्चर बनाएंगे हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, ब्रिटिश गोथिक कल्चर को। आर्ट एंड कल्चर में हम इसको अच्छी तरह जानेंगे कौन कौन से ब्रिटिश ने फोर्ट। लेकिन मैंने बार बार बताया था क्लास में, और मैंने ये बात बोली भी थी कि सबसे पहला जो था ब्रिटिश ने कहीं कंस्ट्रक्ट किया था तो वो कहाँ किया था, यहाँ सेंट जॉर्ज मद्रास में, ठीक है। ये याद रखना आप, है ना। सेंट एंजेलो, सेंट डेविड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोर्तुगीज, यानी कि पोर्तुगीज के बारे में जो है ये स्टेटमेंट पूछा गया है। चलिए देखते हैं। स्टेब्लिश द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एट दमन इन 1556। सही, बहुत कुछ पूरा स्टेटमेंट सही था, बस इस लाइन ने गड़बड़ कर दिया। इस वर्ड ने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया इस लाइन में कि ये दमन जो है ना, अगर इसकी जगह आ जाता GOA, गोवा, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर है, द फर्स्ट मेडिसिन प्लांट, उन्होंने जो भी किया वो गोवा में किया, ठीक है। दमन हालांकि उनकी टेरिटरी थी, दीव और दमन जो है ये उन्हीं के पास था। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, और देखो आप स्टेटमेंट, कई बच्चों ने सीधा सीधा आंसर लगा दिया होगा 1 and 2 ओनली, नहीं, नाइदर 1 और नो 2, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। जिसने ये लगाया उनका सी गलत हो चुका है, आंसर इज डी, बिकॉज ऑफ दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। अगर गोवा हो जाता तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता, यानी कि एक वर्ड से जो है, एक सिटी के नाम से, यानी कि एक स्टेट के नाम से आपका पूरा यूटी जो है उसके नाम से पूरा मामला जो है बिगड़ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं करेक्ट, ये यूपीएससी यहाँ पर स्टेटमेंट को बड़े अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से रीड कर रहे हैं इसको, तो आपको जो है क्वेश्चंस में ऑप्शन को पहचानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरह टेस्ट सीरीज लगातार देते रहिए और हमसे डिटेल सोल्यूशन लेते रहिए। Who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as traders? फ्रेंच, कभी मत भूलना। 1664 में भारत आ गए, 1668 में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की, उसके बाद काम करना चालू कर दिया। तो फ्रेंच जो है उसके बाद थ्री कर्नाटिक वॉर के बाद ब्रिटिश ने इनको यहाँ पर इंडियन टेरिटरी में इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया था, ट्रीटी ऑफ पेरिस से। पता है ना, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स की एम्बिशियस पॉलिसी, ये सारा मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो एक बार कर्नाटिक वॉर बहुत अच्छी तरह पढ़ना। फ्रेंच और सबसे पहली फैक्ट्री जो है पुलिकट, ठीक है। तो ये सॉरी, डच की फैक्ट्री जो है, डच जो है इनकी फैक्ट्री कहाँ थी, पुलिकट में थी। ये डच का है, सॉरी, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले कौन आया, पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद डच, डच के बाद जो है फ्रेंच, फ्रेंच के बाद, तो इस तरह से डच, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडन, स्वीडिश। ये आपको एक कहीं पर मिल भी जाता होगा, पुत्रड़ा, डेढ़ फसा, इस तरीके से आपको एक ट्रिक भी मिल जाती है। जैसे पुर्तगाल, पुत्र से, अ से अंग्रेज, ड से डच, डे से डेनिश, फ से फ्रांस, और स से स्वीडिश। इस तरीके से कहीं पर वनडे एग्जाम्स में ऐसी ट्रिक भी दी रखी होती है, तो अगर इससे भी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। और ये तो याद ही रखना भाई, सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे, जो एक रिनोन ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और सबसे पहले पोर्तुगीज आ चुके थे, ठीक है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो शायद आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, या फिर किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन ठीक है, पढ़ के देखते हैं। जब करेक्ट स्टेटमेंट, यानी तीन तो गलत होंगे, तो गलत को निकालने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ सही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, द मॉडर्न कोची, कोची वाज अ डच कॉलोनी ऑफ टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। ऐसा कहीं सुनने को मिला है? नहीं मिला है भाई, या तो पोर्तुगीज वाला मिला है, या फिर आपको फ्रेंच का पोंडिचेरी वाला मिला है। डच की कोची ऐसा नहीं, क्योंकि कोची अगर आप पढ़ेंगे आगे और मॉडर्न इंडिया में जाएंगे तो पता रहेगा आपको कि कोची जो है ये 1947 में इंडिया ने इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में कोची पहला ऐसा फर्स्ट प्रिंसली स्टेट था जिसने ज्वाइन किया था इंडियन यूनियन को विलिंगली, बड़ी इच्छा से, ठीक है। तो अगर ये आप लास्ट में जाते जाते आप जब सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो इजीली इस स्टेटमेंट को तो आप नहीं लगाओगे। द डच डिफीटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची। आपको पता हो तो फोर्ट विलियम्स कहाँ पर है, ये आपके कलकत्ता में है, तो ये यहाँ कोची में क्या लेने आ गया। तो बस यहाँ से इसको भी गलत करना था। अब आ जाओ, 50-50 भी खेलेंगे यहाँ पर। द मॉडर्न कोची वाज फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। यानी कि देखो, पोर्तुगीज पहले आए थे, डच थोड़ा बाद में आए थे, और ये क्या लिखा है, फर्स्ट डच की पहली कॉलोनी कौन सी होगी, कोची, जबकि उन्होंने पहली फैक्ट्री पुलिकट में स्टेब्लिश की थी। तो यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया, ये पता लग गया ऑटोमेटिकली कि ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। द मॉडर्न कोची नेवर बिकम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, यही बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने कहा ना सिलेबस, और जिस दिन आप सिलेबस को पूरा पढ़ लोगे उस दिन डायरेक्ट डी को देखोगे और करेक्ट स्टेटमेंट को छाट लोगे। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि डायरेक्ट एक ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही लगता है तो वही बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में बहुत ज्यादा आते हैं, और ये बहुत ही थोड़े से जो है
टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा होता है कि अपने जो मेन बेसिक कंटेंट है वहां से नहीं आकर ये कहीं से भी उठ जाते हैं, तो इसीलिए जो है इसको आप याद रखना। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और जिसने किया है आंसर, जिसने डी लिखा है बिल्कुल सही आंसर उसने लिखा होगा, तो बहुत ही अच्छा है कि आप कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न समझ रहे हो। जो कुछ नहीं समझ में आया, कोशिश करिए, धीरे धीरे आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये मैंने डिटेल दे रखी है, और इसकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, आप चिंता मत करो इसकी पीपीटी, तो उसमें और ज्यादा डिटेल आप पढ़ लेना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बैटल फाउट इन इंडिया। ये बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, जिसने भी ऑप्शन ढंग से पढ़ा होगा। बैटल ऑफ अंबूर मैंने आपको बताया था बेटा। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को याद करो, ठीक है। उसमें सेंट थोमे, ठीक है। उसके बाद सेकंड कर्नाटिक वॉर को याद करो, उसमें अंबूर, ठीक है। थर्ड कर्नाटिक वॉर में तो वोडी वंश है ना। ये प्रमुख बैटल मैंने आपको बताई थी पढ़ाते वक्त, ठीक है। अब यहाँ चलो, तो वोडिवांश की जो बैटल है थर्ड वाली है, तो इसका मतलब अंबूर से पहले नहीं आ सकती, तो ये बिल्कुल सही है। और बैटल ऑफ प्लासी और इसके बीच में बैटल ऑफ अंबूर, और यानी कि सेकंड और थर्ड के बीच में ही क्या हो चुका था, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। ये बता चुका हूं मैं, क्रोनोलॉजी थी मात्र, बस इतना सा पता होना चाहिए कब क्या हुआ था इजीली। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, आपका आंसर आ गया बी, बिल्कुल करेक्ट। कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, इसमें आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाता है, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। In India, among the following locations, the Dutch established the earlier factory in the Pulicat. नोट्स पढ़ो, सीधा नोट्स में से है, नोट्स को पढ़ना अच्छी तरह से, फोर्थ या फिफ्थ लाइन होगी, ठीक है। पहली फैक्ट्री पुलिकट में स्टेब्लिश की थी, है ना, कासिम बाजार बंगाल में है। With reference to the entry of European powers into India, which one of the following statement is not correct? क्या था, नोट। इस नोट को ध्यान से देखना, नोट आया था, है ना। द पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1914-19। वही मेरा काम तो ये हो गया, ये करेक्ट है ही नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोर्तुगीज ने गोवा को कैप्चर किया था 1510 में, 9 में, ठीक है। तो इसीलिए जो है बीजापुर के आदिल शाह से जीत लिया था ये, ठीक है। तो इसीलिए याद रखो, ये चीज जो है बीजापुर के शासक से जीत लिया था। और उस वक्त कौन थे, अल्बुकर्क थे, ठीक है। तो देखो यहीं पर ही हमने जो है, उसके बाद गोवा, दमन, दीव, ये तीनों ही तो जीते थे। वहां पर एक मिस्र की सेना आई थी, तुर्की की सेना आई थी, है ना, महमूद बेगड़ा वगैरह, ये सब गुजरात के। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था पूरा। तो यहाँ से ही देखो मुझे कितना प्यारा पता लग गया। अच्छा चलो, ठीक है, ये पता नहीं लगे तो ये तो आपको जानते हो, साउथ इंडिया में तो मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री थी, उड़ीसा में 1633 में, ये भी नोट्स में दे रखा है। तो बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच, बिल्कुल सही बात है। डुप्लेक्स की जो लीडरशिप है, उसी में मद्रास में 1746 में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में हमने क्या कर लिया था, मद्रास को ऑक्यूपाई कर दिया था। फिर वाइस वाइस हुआ था ट्रीटी ऑफ एक्सला शेपल, है ना, पढ़ी थी ना हमने ये भी। तो ट्रीटी ऑफ एक्सला शेपल में ऐसा हुआ था। तो इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएंगे, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, बस नोट करेक्ट में ही छाटना था। अच्छा क्वेश्चन आता है ये इसमें। Who among the following was the first European to initiate the policy of taking to the part of quarrel Indian princess with the new acquired territories? तो भैया भैया मैंने पहले बताया था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद ही डुप्लेक्स। डुप्लेक्स जो है ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस व्यक्ति थे, कैसे भी करके ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश थी, इनके खिलाफ इन्होंने बहुत कॉन्स्पायरेसी की, कॉन्फ्लिक्ट की, और इनसे डायरेक्ट लड़ाई ली। तो भैया एक ऐसे चालाक व्यक्ति जो है वो डुप्लेक्स थे, जिन्होंने सीधा इंडियन कोर्ट्स में इंटरफेयर करना सबसे पहले चालू किया। उसके बाद सेम टू सेम पॉलिसी किसने अपनाई, इंटरफेयर की। जब इन्होंने ऐसा किया तो ब्रिटिश कंपनी ने भी इंटरफेयर करना चालू कर दिया। उसके बाद सेकंड कर्नाटिक वॉर तो टोटल इंटरफेयरिंग है। और थर्ड कर्नाटिक वॉर में जो है फिर आपस में ये लड़ पड़े। तो इसलिए ध्यान रखना कि डुप्लेक्स जो है इसका आंसर होगा। कईयों ने क्लाइव लगाया, बेटा क्लाइव क्या सोच समझ के लगाया, ये मेरी समझ से बाहर है, जबकि मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि इसका आंसर डुप्ले होगा, ठीक है। उसके बाद डुप्लेक्स को सेकंड कर्नाटिक वॉर में जो इनके लिए जिम्मेदार, बहुत ज्यादा लॉस हो गया था फ्रेंच कंपनी को, एक पब्लिक कंपनी थी, तो इसलिए वापस बुला भी गया था, रिटर्न हो गए थे, ठीक है, कम बैक। और उसके बाद गोडेहू यहाँ पर आए थे, सब मैंने बताया था। तो डुप्ले याद होना चाहिए, एक सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं था। वो यूज हुगली एज अ बेस ऑफ पायरेसी फॉर द बे ऑफ बंगाल। ये बिहार पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दिया, क्योंकि देखो इसमें आंसर है पोर्तुगीज। अधिकतर लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश लगा देते हैं कि ब्रिटिश को फरमान मिला था, तो फरमान मिला था वो तो काम सही कर रहे थे भाई, लेकिन पोर्तुगीज जो लाया था, आपको बताओ, तो कार्टे सिस्टम लाया था। इसके अलावा पोर्तुगीज क्या कर रहा था, वेस्ट बंगाल में ये बे ऑफ बंगाल में जो है रिसीव करने के लिए कस्टम ड्यूटी को पायरेसी करना, पायरेसी प्रैक्टिस करना इन्होंने चालू कर दिया था। हालांकि इससे जो है मुगल बादशाह नाराज भी हुए थे, और बाद में जो है इन्होंने वादा किया था उनसे कि ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस का है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे वो क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली फैक्चुअल, कभी कभार यूपीएससी की भी इनमें नजर जो है जा सकती है मॉडर्न से,
ठीक है, तो इसीलिए जो है ये मैंने डाल दिया था। द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। याद करो अपने नोट्स की चौथी पांचवी लाइन, इसमें कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर, ओपियम मैंने लिखा है कि भाई ये चीजें जो हैं आपके कहाँ से ली जाती थी, ये चीजें आप लोगों के बंगाल से ली जाती थी। मैंने देखो उसमें दिया हुआ है, अच्छी तरह देखना भाई, ठीक है, मैंने उसमें अच्छी तरीके से दिया है बंगाल से कौन कौन सी स्टेपल कमोडिटीज थी जो एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिश। कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर एंड ओपियम। ठीक है, सॉल्ट पीटर देख के लगा देना चाहिए था वैसे। नॉट करेक्ट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को लेके पूछा गया है भाई, कौन सा करेक्ट नहीं है। आई वाज साइंड इन, बिल्कुल सही है। द मुगल एम्परर ग्रांटेड पेशन बाय, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश वर एंटाइटल्ड कलेक्ट टैक्स डायरेक्टली लीव ऑफ 26 लाख, बिल्कुल सही है। और पेंशन भी दी थी तो 53 लाख रुपीस देने का वादा किया था, है ना, ये मैंने आपको बताया था। अब ये देखो, बनारस एंड द सराउंडिंग टेरिटरीज, यानी कि ट्रैक्ट जो थे गाजीपुर और बनारस, ये जो है वह डिटेच फ्रॉम अवध एंड हैंडेड ओवर द, नहीं डिटेच नहीं किए थे अवध से, बस बनारस और जो गाजीपुर का एरिया था ये राजा बलवंत सिंह को दिया गया था और कहा गया था कि आप अभी भी जो है कंट्रोल अवध में ही रहेंगे, लेकिन इस टेरिटरी का आप जो संचालन करेंगे, यानी कि इस टेरिटरी के ऊपर जो रूल करेंगे, जिनका रेन होगा, वो राजा बलवंत सिंह होंगे। कुल मिला के अवध को कमजोर करने की पॉलिसी थी ताकि अवध थोड़ा सा वीक हो जाए और फिर उसके बाद ब्रिटिश उसको क्या कर सके, धीरे धीरे एनेक्सेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। और वो यही करता है, वो ट्रीटी ऑफ जो है सब्सिडरी अलायंस पर भी साइन करा लेता है इनसे। और उसके बाद तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आप जानते हैं किस तरह 1856 में अवध को पूरी तरीके से एनेक्स कर लिया जाता है। तो ये तो मैंने आपको एक कहानी वाजिद अली शाह की बताई थी, है ना। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये तो बिल्कुल करेक्ट जाना चाहिए भाई। मतलब जो है इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन आए थे, आपको तो आराम से कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। Which one of the following statement about the Sayyid brothers during the period of later Mughal is not true? भाई सबसे पहला स्टेटमेंट दे ब्रोड जहादर शाह, नहीं भैया जहादर शाह को नहीं लाया, बल्कि जहादर शाह को तो इन्होंने मरवाया था। ये तो किल्ड बाय सैयद ब्रदर, ठीक है। जहादर शाह को तो मरवाया था और मरवाने के बाद भारत का जो राजा बनवाया था वो किसको बनाया था, फर्रुख सियर को बनवाया था, ठीक है। अगर यहाँ आ जाता जुल्फिकार खान तो सही होता, जहादर शाह को तो जुल्फिकार खाली ने बनवाया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को देखो और यहीं मार डालो इसको, ठीक है। कितना प्यारा क्वेश्चन आया था सीडीएस में। दे बिल्डेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ले लिया था, पपेट रूलर था उनका फरुखसियर, यानी कठपुतली राजा। दे फॉलोड अ टॉलरेंट रिलीजियस, बिल्कुल सही बात है भाई, जो है सहिष्णु नीति उन्होंने अपना रखी थी, रिलीजियस पॉलिसी इनकी सही थी। दे रीच्ड एन एग्रीमेंट विद किंग साउ, बिल्कुल 1719 में दिल्ली की संधि की थी ना फरुखसियर को मारने के लिए, क्योंकि फरुखसियर उनकी कॉन्स्पायरेसी, उसके खिलाफ कॉन्स्पायरेसी कर रहा था उन दोनों भाइयों को मारने के लिए, उसके कान भर दिए थे दरबारियों ने, मैंने बताया था आप लोगों को। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है ये ना, तो अच्छी तरह करना है। Which of the following statement are true? The Bengal Nawab did not object to free trade of the English East India Company in Bengal. Sirajudullah objected the misuse of the trade privilege in the Bengal by the officials. बिल्कुल सही है भैया, लड़ाई इसी बात पे हुई थी, सिराजुद्दौला ने तो बोला था, ठीक है, दोनों कंपनियों को समझाया था एक तो फोर्टिफिकेशन मत करो और मिसयूज मत करो ट्रेड प्रिविलेजेस का, ठीक है। तो फ्रेंच कहीं ना कहीं हद तक मान गए थे लेकिन ब्रिटिश नहीं माने थे। द ग्रोइंग ट्रेड ऑफ कंपनी ऑगमेंटेड द फाइनेंशियल रिसोर्स, ऑगमेंटेड यानी होता है किसी भी साइज को बहुत बड़ा करना, ठीक है, यानी कि साइज जो है वो साथ साथ वेरी होती रहे और साथ साथ बढ़ती रहे, बिग होती रहे, कोई भी बड़ी साइज, ठीक है। तो आप बताओ, ऐसा हुआ था कि बंगाल के नवाबों का तो बढ़ ही नहीं रहा था, उनका रेवेन्यू तो बढ़ा ही नहीं कंपनी के साथ साथ, कंपनी ग्रो कर रही है लेकिन बंगालों के नवाब का रेवेन्यू नहीं बढ़ा, इसीलिए तो बंगाल का कन्फ्लिक्ट हुआ। तो आई बात है, तो थर्ड बिल्कुल गलत है। द बैटल ऑफ बक्सर 1764 कंप्लीट डोमिनेशन था, बिल्कुल सही है ब्रिटिश का, ये बिल्कुल सही है। सेकंड सही है, फोर्थ सही है, यानी कि आंसर इज बी होगा। फर्स्ट और थर्ड गलत है, क्योंकि मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था बंगाल के नवाब ऑब्जेक्ट किया था जैसे ही फ्री ट्रेड दिया था, मुर्शिद कुली खां को बहुत बुरा लगा, ठीक है, मैंने आपको बताया। उसके बाद अली वर्दी खान ने भी जो है इसका बहुत अपोज किया, सरफराज खान ने तक ने अपोज किया। तो बंगाल के इतिहास में मैंने चीज बताई थी आपको, तो अपोज किया था भाई, पूरी तरीके से फरमान का यूज नहीं करने देते थे, ठीक है। तो ये आपको जो है अच्छी तरह पता होना चाहिए, तो इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे इजीली सोल्व हो जाता, ठीक है। तो आंसर इज बी है इसका, सेकंड एंड फोर्थ। कोई दिक्कत है, आगे चलो। द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वाज गिवन बाय द इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंडरी, भाई कितनी बार बताऊं, पोर्तुगीज, पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, पोर्तुगीज ने अपनी बेटी सॉरी इनकी राजकुमारी जो थी कैथरीन ब्रिगेंजा, उनकी शादी की थी प्रिंस चार्ल्स के साथ, और दहेज में क्या दिया था, मुंबई। अब ये बॉम्बे किसको मिला, ये मिला चार्ल्स को, तो चार्ल्स ने इसको किसको दे दिया,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। तो पोर्तुगीज ने तो दिया चार्ल्स को और चार्ल्स ने दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। अगर इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते तो हो सकता था आप कंफ्यूज हो जाते कि जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पोर्तुगीज किससे मिला। अगर मैं इसमें चार्ल्स भी डाल देता, दूसरा मैं इसमें डालता पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, और तीसरा फ्रेंच, और चौथा डच, तो चलो ये दो तो फिर भी आप एलिमिनेट कर देते, पर इन दो में हो सकता था 50-50 में कई सारे कंफ्यूज हो जाते। पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल आया इसलिए अच्छा रहा। आप लोगों का स्कोर बढ़ाने वाला क्वेश्चन था। मैच ऑफ द फॉलोइंग अभी अभी पता है, कलकत्ता बंगाल में घुस जाओ। ठीक है, तो बी का दो देख लो पहले, बी का दो चार लगा दो, ये चार वाले ये मिल गए आपको। ठीक है, ये वाला चार मिल गया, तो 2 3 4 1 ये यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि 4 7 मैंने भी बताया था कुडलूर में है, लुइस पौंडीचेरी में है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपका हो गया सी, 2 3 4 1। ठीक है, ये याद रखना आप, कुडलूर केरल। ठीक है, ये बोर्ड पे मैंने दो क्वेश्चन पूछ लिए वैसे आप लोगों से। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग मुगल एम्पायर फारूकसी ज्यादा अच्छा बड़ा है, सिंपल क्वेश्चन, केवल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ही थी भैया। अगर ये भी याद करके आ जाते लेटर मुगल में कौन कब कब आया था तो भी कर लेते, यानी कि पहले कौन आया, जादर शाह 1712 to 13, फिर फारूकसियर 1713 to 1719, फिर मोहम्मद शाह 1719 to 1748, बड़े लंबे समय तक रहे। फिर उसके बाद ये भी बहुत लंबे समय तक रहे बरकुद्दार, आपके शाह आलम 1759 to 1802। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके ये क्रोनोलॉजिकल में आपके जहादर शाह पहले आ जाएंगे दो, तो दो यहाँ भी है, एक एक यहाँ भी है। अब बस ये था मोहम्मद शाह पहले आए थे शाह आलम से, तो 2 1 3 4, यानी कि आंसर नंबर बी क्लियर है। आगे चले। अच्छा भाई, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फिर दबाना था, किसका दबाना था आपको यहाँ पर। देखो, सिराजुद्दौला ने सबसे पहले कासिम बाजार पर अटैक किया, ब्रिटिश फैक्ट्री बिल्कुल किया, फुल्टा द्वीप तक इनको भगा दिया, मैंने बताया था। ठीक है, फुल्टा आइलैंड तक भगा दिया था इनको। फिर उसके बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, 146 व्यक्ति थे, 23 व्यक्ति मारे गए दम घुटने से। हॉलवेल ने इसको बताया था, हॉरर नाइट बोला था। बैटल ऑफ प्लासी 1757, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ये बैटल ऑफ प्लासी से 6 मंथ पहले हुई थी, तो चार पहले आ जाएगा, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1900 का वो आपका बी होगा, यानी कि 1 2 और उसके बाद 4, फिर लास्ट में भी बैटल ऑफ प्लासी 1 2 4 3, ये करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, जिसका भी हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है कि उसको बैटल ऑफ प्लासी के सभी इवेंट्स बताते, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा इवेंट्स पे, तो इन्हें क्रोनोलॉजी याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, which among the following states are correct to regard the Portuguese in India? They had the monopoly over the eastern trade in India in 16th century. They possessed Mumbai in the beginning. They had trading settlements at the Kochi and Diu and Daman. कोची, दीव और दमन पे क्या इनका ट्रेडिंग सेटलमेंट था। द मुगल डिनाइड देम एनी ट्रेडिंग कंसेशन। तो बेटा ये बात याद रखो, जब आप पोर्तुगीज के बारे में पढ़ रहे हो तो ये तो आपको पता ही है कि इनकी मोनोपोली ईस्टर्न ट्रेड जो थी वो इनकी मोनोपोली थी 16th सेंचुरी में या नहीं थी, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ठीक है इनकी मोनोपोली थी, क्योंकि कांटे सिस्टम लाया था इन्होंने तो 16th सेंचुरी में थी। इनकी मोनोपोली को ध्वस्त किसने किया, वो ब्रिटिश ने किया। ठीक है, ब्रिटिश ने इनको हराया 1612 में, तब जाके इनकी मोनोपोली जो है खत्म हुई। दे पसेज बम्बई, बिल्कुल बम्बई इन्होंने दिया था ना, मैंने आपको बताया बम्बई चार्ल्स सेकंड को दिया था, तो इसीलिए बम्बई में ट्रीटी ऑफ बेसिन से जो है गुजरात सल्तनत में इन्होंने वहां से ऑक्यूपाई कर लिया था, तो इसीलिए जो है इन्होंने बम्बई से अपनी चालू की, और उसके बाद कोचीन, दीव और दमन में इन्होंने एक अच्छा सेटलमेंट किया। मुगल डिनाइड देम एनी ट्रेडिंग कंसेशन, ये गलत है भाई, मुगलों ने इनको बहुत कंसेशन दिए हैं। और आप जानते ही हैं मुगलों ने इनको बंगाल में भी जो है जब ये हुगली में कर रहे थे पायरेसी, तब उसके पहले बहुत अच्छा मुगलों को कंसेशन, मुगलों ने इन्हें कंसेशन भी दिए थे, वहां के बंगाल के नवाब और मुगलों ने मिलकर सूबेदारों ने, तो इसलिए कंसेशन बहुत दिए गए हैं। चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला दूसरा तीसरा सभी पोर्तुगीज के लिए सही है। क्वेश्चन नोट से हटके था, मानता हूँ इस चीज को, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, मॉडरेट क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोच के करना था। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसमें आप जो है कई बार रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपको लगता है रिस्क लेना है तो फिर थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको अलग करने पड़ेंगे, जैसे फोर्थ स्टेटमेंट का अगर आपको पता लग जाता है तो आप इस तरह से इनको एलिमिनेट करके फिर इन दो में 50-50 का गेम खेल सकते थे। तो क्वेश्चन कभी कभार ऐसा होता है जो नहीं पढ़ाए हुए से आता है, तो इस ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये मॉडरेट क्वेश्चंस में आते हैं, यानी कि इस पे थोड़ा सा आपको रिस्क टेकिंग काम करना ही होगा। ठीक है, आओ भाई, करंट अफेयर्स में से मैंने इसमें से निकाला भी, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बहुत ज्यादा बात हो रही थी, दिल्ली का प्रदूषण में बार बार आपको टॉपिक लिखने के लिए भी दिया था मैंने, थोड़ा सा जान लेते हैं जिसमें आपका काम हो जाएगा। देखिए, तो पहले तो थर्मल पावर प्लांट आप जानते ही हैं, जहां से पावर प्रोड्यूस होती है, कोयल को बर्न करके स्टीम बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है ये
आपको थर्मल पावर प्लांट में जो है पावर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया था भाई थर्मल पावर प्लांट से कोल कंबशन से क्या क्या निकलता है। तो सीधी सी बात है, आप लोग जो है जब भी पढ़ते हैं तो आप इतना सा जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कभी भी कोई चीज जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, और ऑक्सीजन की मदद से कोई भी चीज जलने में यानी कि बर्निंग में बहुत ही हेल्प मिलती है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर निकलेंगे, क्योंकि कोयले में जो है आप देखते हैं ये जीवाश्म है, यानी कि फॉसिल्स फ्यूल से बनता है। फॉसिल्स फ्यूल्स में नाइट्रोजन बहुत पाई जाती है, तो नाइट्रोजन निकलेगा और जमीन में मिलने के कारण सल्फर भी होगा। तो इसलिए 1, 2 एंड 3 बिल्कुल सही है। और ये मैंने आपको बताया फ्लाई ऐश कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती है पॉल्यूट एरिया से। फ्लाई ऐश को कहाँ यूज किया जाता है, स्पेशली फ्लाई ऐश को यूज किया जाता है सीमेंट्स में। ठीक है, तो ये जो है लैंड्स में अगर मान लीजिए धरती पे मिल जाए फ्लाई ऐश, तो सोइल को क्या करेगी, बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचाएगी एग्रीकल्चर सोइल को। आई बात समझो, उसका जो उर्वरापन है यानी कि उसकी जो फर्टिलिटी है, उस फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है बच्चे, इसके अलावा देखो जनरल इंडियन कोल्स है वह लोअर कोयलोफिल, मैंने आपको बताया था इंडिया में इथरासाइड कोल बहुत कम मिलता है, बाकी बिटुमिनस लिग्नाइट मिलता है, तो इसीलिए जो है कार्बन कंटेंट इसका जो है बहुत कम है, तो एश कंटेंट बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसके कंबशन में जो है बहुत ज्यादा एमिशन में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जो कि आपके सांस की नली में फंस सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में तो आप जानते ही हो, अगर कार्बन मोनो आपने एक बचपन से पढ़ा होगा, घर में हीटर नहीं जलाना चाहिए, सिगड़ी जो है वो नहीं जलानी चाहिए रात में, कमरे को बंद करके अगर आपने ऐसा कर दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा आपके शरीर में और फिर आपका दम घुटने लग जाएगा, है ना, ये पढ़ा होगा आपने। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें, तो इसीलिए जो है इसमें 1, 2 एंड 3 तीनों ही क्या है, करेक्ट है। CO2 भी है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी है और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी है। ठीक है, द पीएम इन द यानी कि पार्टिकुलर मैटर होते हैं फ्लू गैस में, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हेवी मेटल्स होते हैं जैसे आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा, लंग्स के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो भाई ऐसा जो एनवायरनमेंट और आपकी हेल्थ से संबंधित मुद्दा है, इस पर तो आपका बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन वहां से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से बन सकता है। ठीक है, बायोलॉजी वगैरह ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन पे थोड़ा ध्यान दिया करो, मैंने लिखने को भी दिया था। अनदर पोल्यूटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस, मेथेन वगैरह, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत सोर्सेस हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी आपको बताएंगे किसी दिन बढ़िया तरीके से। तो इस तरीके से देखो, इन मुद्दों पे ध्यान दिया करो, ये मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जो है जो लिख के लाए होंगे उनको तो इससे फायदा मिला होगा, पर जो नहीं लिख के लाए थे देखो कितना नुकसान कर दिया आपने अपने क्वेश्चंस का। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी बात नहीं हुई थी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन में मैंने डाला था, लेकिन ठीक है जिसने कर लिया होगा ठीक है, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं बेटा, एक दो क्वेश्चन ऐसे आते भी है जो आपने नहीं पढ़े हो, और वो क्वेश्चन आपको जो है इसी सिचुएशन में आपको लगता है कि आप नहीं जानते तो इसको आपको छोड़ देना चाहिए। और क्योंकि इसमें रिस्क टेकिंग फैक्टर नहीं आ सकता है, आपको जब चारों के ऑप्शंस के बारे में पता नहीं है तो यहाँ आप गेस नहीं लगा सकते। ठीक है, या यहाँ पर आप रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क वही लो जहां आप ऑप्शन को इलिमिनेट कर सको, एक या दो ऑप्शन को पहले इलिमिनेट कर सको तो रिस्क लो। आपसे ऑप्शन ही इलिमिनेट नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल भी आप वहां रिस्क मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव फैक्टर बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है। ठीक है, तो याद रखो IMF जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो बैलेंस पेमेंट ऑफ बैलेंस का काम करता है, यानी कि भुगतान संतुलन का, इसको पढ़ेंगे हम IMF क्या है और कैसे इसका फंक्शन है और क्या काम करता है, इसको भी हम अच्छी तरह देखेंगे। अभी केवल इतना सा याद रखो, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है ये जारी करता है। एक रिपोर्ट पे क्वेश्चन हर साल UPSC में आता है, 2 नंबर यहाँ से आप पक्के कर सकते हैं अपने, यानी कि इंडेक्स और रिपोर्ट पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। In the cities of our countries, which among the following atmospheric gases are normal value of air quality index, यानी कि कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मेथेन नहीं मानी गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एट एट में है। ये देख लो एट पोल्यूटेंट कौन कौन से, हमेशा याद रखो, एक तो PM10, PM2.5 यानी कि 10 पार्ट्स पर मिलियन वाला जो है वो, 2.5 वाला ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड अमोनिया, ये 8 ही माने गए हैं जो एयर को बहुत ज्यादा, एयर की क्वालिटी को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में इन सब के मानकों को ध्यान में रखकर एयर क्वालिटी इंडेक्स को तैयार किया जाता है, और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, हमने एक ऑडियो नोट्स इस पे दिया था, जिसने पढ़ा होगा आज उसका कल्याण हो गया होगा, उसे पता होगा कौन कौन सी गैस शामिल थी। जिसने नहीं पढ़ा, पढ़ो भाई, अब पढ़ना चालू करो, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। ठीक है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फिर क्वेश्चन लगता है बड़ा कठिन था। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन इंक्लूड नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, जबकि पिछले क्वेश्चंस में थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला ये पोल्यूटेंट है, लेकिन यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, क्या मेजर करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ एयर को।
ठीक है। अगर बिलो 50 है तो पीपल आर ब्रीथिंग फ्रेश क्लीन एयर। अगर बिलो 50, आज हिसार का कितना है 117, यानी कि थोड़ा सा हमारा हिसार क्या है, पॉल्यूटेड है। ठीक है। और दिल्ली का तो कितना चला गया था, बिलो मतलब अबव 500 चला गया था, तो वहां तो बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं था, इतनी पॉल्यूटेड एयर थी। तो भैया एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसका ध्यान रखो, जहां भी जाओ पहले AQI देखो, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ से तो बिल्कुल सही गए हो, लेकिन वहां जाके पॉल्यूशन में जो है आप क्या, स्वास्थ्य तंत्र अगर आपका कमजोर है तो आप वहां बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए एक बार जहां भी जाएं पहले AQI की भी जांच जरूर करें। फिर वापिस से वही क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM10 है, लेड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा ओजोन है। यानी कि अब ये याद रखो बस, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं इंक्लूड किया गया ना, यानी कि अगर जिसको वो क्वेश्चन याद था तो वो ये भी कर सकता है। तो 1, 2 एंड 4 मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको बताया 8 पोल्यूटेंट्स है, जिसको ये पता है बस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो नहीं है, बस ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लिया गया, मेथेन को नहीं लिया गया, बस इतना सा क्वेश्चन था। बाकी ये कैटेगरीज में आपको बता चुका हूँ अच्छी तरीके से। उस वीडियो लिंक को वापस देख लेना, ऑडियो नोट्स को क्या होता है AQI अच्छी तरीके से हमने उस ऑडियो नोट्स में दिया है और वहीं से इस क्वेश्चन को पुट अप किया है। ठीक है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, जिसका आज गलत हो गया है अगली बार से वो मात्र 2 मिनट का वीडियो देख लो और क्वेश्चन को सही कर लो बेटा। 2 मिनट में आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। डेली रेगुलर तो पढ़ना ही पढ़ना है, बस ये याद रखो। ठीक है। Last question. According to CB data, air quality index keeps a tab on the which the major air pollutants in the atmosphere. बेटा मैंने आपको फिर बताया, वही बार बार रिपीट हो रहा है। 1, 2, 3, 4 जो 8 पैरामीटर्स है उसमें से चारों को दे दिया, तो डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो डी बिल्कुल सही आंसर है और आपको जो है डी जिसने लगाया होगा उसको पूरा बेनिफिट मिला होगा। और मैं समझ भी रहा हूँ 2-3 बच्चे लिख के भी आए थे AQI पर, अगर उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़कर इसको लिखा होगा तो बिल्कुल सही कर दिया होगा। इस तरह से ये 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास पहला आ चुका है। ठीक है। तो देख लेना, अपने आप को इवेलुएट कर लेना। अगर आप इसमें जो है 50% क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आप IAS के पैटर्न को समझ रहे हैं और UPSC में आप लोग जो है प्रीलिम्स को क्रैक करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके बिलो 50% नंबर आ रहे हैं तो इस बार आपको पढ़ने की और ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्स्ट को पढ़िए अच्छी तरीके से, बुक्स को पढ़िए और साथ में क्रोनोलॉजी ऑर्डर को ऊपर ध्यान दीजिए। बेसिक हिस्ट्री जो है उस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है। और अगर किसी के नंबर बहुत ही कम आए तो घबराओ मत, आप आगे अपनी जर्नी को गोई रखो, क्योंकि ये आपका ग्राफ जो है बहुत ऊंचा जाने वाला है आगे आने वाले समय पे। भी तो पहला टेस्ट है, आगे देखो आप कितने ज्यादा एक्सपर्ट बन जाते हो। तो इसीलिए जो है हिम्मत मत हारना, बस चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है और बस आगे बढ़ना है। ठीक है। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू, इतना आपने हमें सुना और इसे एनालिसिस किया, इसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट दे देना। ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी करना या मत करना, पढ़ाई जरूर करना। ठीक है बेटा, मिलते हैं 17 को कॉलेज में।